अन्नदाता की ललकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कल सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उस बातचीत से पहले किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत तो यह तक कह दिया कि अगर कल बातचीत नहीं बनी, कल बातचीत में कोई हल नहीं निकला, तो किसान मई 2024 तक आंदोलन को तैयार हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, मई 2024। वही किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी कि क्या विपक्ष के मिशन 2024 का हथियार बन गया है क्या किसान? सवाल यह भी कि कब मिलेगी किसान आंदोलन की वैक्सीन? कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। कल वार्ता से पहले किसानों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत का ऐलान, मई 2024 तक आंदोलन को तैयार। अन्नदाता की ललकार। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। दो टूक कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। ट्रैक्टर कुछ नहीं है, ये तो 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, रिहर्सल कर रहे हैं। और जैसे ट्रैक्टर गाँवों में खड़े हैं इस समय, तो हमारी जाम फाम न है तो ऐसा चला के देख लो रोड पे। जगह खेतों में तो जगह है नहीं, फसल खड़ी है, तो अब रोड पे ला रहे हैं, देखेंगे रिहर्सल करके और 26 जनवरी की तैयारी करेंगे। 26 जनवरी को जाएंगे आगे, और आज कोई उद्देश्य ना है, आज तो यही है केवल रोड पे चला के देखेंगे तैयारी। जाम न है जाए, आवाज ना लेके चलें और ट्रैक्टर चालू न हो या चले ना गारगू तो बाकी रमा कर रहे हैं उन्हें, अब चला के रिहर्सल कर रहे हैं 26 जनवरी को। जहां किसानों की नाराजगी बढ़ रही है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अगर कल वार्ता में हल नहीं निकला तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे और मई 2024 तक आंदोलन को तैयार हैं। जहां किसान 2024 तक आंदोलन चलाने की बात कह रहे हैं, वहीं किसान आंदोलन में कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित है या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह ही दिक्कत हो सकती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित है या नहीं। किसानों के विरोध प्रदर्शन में यही समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट सख्त है, वहीं सरकार को उम्मीद है कि कल वार्ता में हल निकलेगा। हालांकि कृषि बिल पर सरकार और किसान संगठन अपने रुख पर अड़े हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के मिशन 2024 का हथियार बन गया किसान? आखिर कब मिलेगी किसान आंदोलन की वैक्सीन? सवाल ये भी कि आंदोलन से बढ़ते कोरोना के खतरे से कैसे निपटेगी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब तक आपने 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर खूब परेड देखी होंगी, लेकिन किसान ये कह रहा है कि हम भी अब 26 जनवरी को परेड निकालने को तैयार हैं। और ये ऐलान पहले ही हो चुका है कि कल की बातचीत में हल नहीं निकला तो ट्रैक्टर की परेड निकाली जाएगी 26 जनवरी को। अब सवाल ये है कि बीच का रास्ता है क्या? क्योंकि एक तरफ सरकार है जो अड़ी है इस बात को लेकर कि तीनों कानून तो वापस नहीं होंगे, दूसरी तरफ अड़ा है किसान ये कह रहा है कि इसके अलावा तो कोई दूसरी शर्त है ही नहीं, इसके अलावा किसी बातचीत पर बात बनने ही नहीं वाली। जब इस तरीके से बातचीत हो रही है तो फिर बात बनेगी कब? एक बार फिर से कल बातचीत होने जा रही है और उम्मीद है कि इस बार शायद बात बन जाए, क्योंकि उम्मीद के सारे दुनिया चलती है और इस बार भी यहाँ उम्मीद ही इस बात को लेकर लगातार बनी हुई है कि शायद इस बार भी कोई बात बन जाए, क्योंकि बात के जरिए ही रास्ता आमतौर पर किसी भी समस्या का निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों का स्टैंड बहुत ही क्लियर है और जिस तरीके से दोनों डटे हुए हैं अपने अपने फैसलों पर, उसके बाद ये मौका बहुत ही कम नजर आता है। चर्चा को आगे बढ़ाते शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में, अनुज अत्रे नेता कांग्रेस जल्द ही हमारे साथ में होंगे, और हमारे साथ में एमएलसी है समाजवादी पार्टी के शशांक यादव। इसके अलावा अजय शर्मा जी हमारे साथ में हैं, राजवीर जादौन जी हमारे साथ में लगातार जुड़ते रहे, राजवीर जादौन जी भी हमारे साथ में हैं। राजवीर जादौन जी,
एक तरफ आपकी अपनी शर्तें यानी आपकी अपनी मांगे, दूसरी तरफ सरकार का कड़ा रुख कि 3 कानून तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में बातचीत की तो फिर बात ही नहीं है। जी, सरकार का भी ऐसा कोई रुख समझ में आया नहीं कि किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे। वार्ता चल रही है लगातार, कल भी वार्ता है। तो सरकार तो हर बार रुख स्पष्ट कर चुकी है कि कानून तो वापस नहीं होंगे, फिर और भी आप कह रहे हैं कि कानून ही वापस होंगे। अगर ये रुख स्पष्ट होता तो वार्ता का क्या मतलब है? वार्ता हो रही है, कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने समझा है, लगभग 1 दर्जन मुद्दों पर तैयार हुई है कि इन पर संशोधन किए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे समझ में आ रही है, सरकार की भी आ रही, सब बातें समझ में आ रही हैं। और कल वार्ता का दौर हमारा है, 8वां दौर है। तो फिर उस बातचीत से पहले आज ये ट्रैक्टर रैलियां निकालकर ताकत का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा था? नहीं, ताकत का प्रदर्शन करने का क्या सवाल है भाई? सरकार को क्या ताकत दिखाएंगे? सरकार तो सरकार होती है। ये तो ट्रैक्टर रखे रखे जाम से हो गए थे, कुछ बैटरियां डिस्चार्ज हो गई थी, वो सब चला फिरा करके देखा गया है। और फिर आंदोलनकारी तो लोग सरकार में भी बैठे लोग हैं। जब ये सरकार में नहीं थे तब भी ये आंदोलन करते थे। पता है कि आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये आंदोलन के अंग हुआ करते हैं। बस विशेषता ये होना चाहिए कि पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हो, पूरा सिस्टम के साथ। कई जगहों पर रोक भी दिया गया इन ट्रैक्टर रैलियों को, और वहां पर काफी नाराजगियां भी सामने आई, ऐसी भी तस्वीरें कई थी। नहीं, अब हम लोग तो आज यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से गए तो हमें तो कहीं नहीं रोका गया। तो बड़े आपको नहीं रोका गया, लेकिन हरियाणा की तरफ से कई बॉर्डर्स पर किसानों को रोका गया जब दिल्ली से उनकी रवानगी हुई। शिवम त्यागी बीजेपी से हमारे साथ में। शिवम त्यागी जी, किसान आज ट्रैक्टर रैली करके आपको दिखा रहा है कि बातचीत से पहले कि किसान की ताकत क्या होती है। अन्नदाता है, 80% मतदाता किसान ही है, और इस बात को बीजेपी बखूबी समझती भी है। और इस वोट बैंक को तो खफा करके आप सत्ता पर काबिज हो नहीं सकते। लेकिन एक तरफ आपकी जिद, दूसरी तरफ इनकी जिद, फिर बातचीत का क्या मतलब है? देखिए, जहां तक बात किसान की ताकत की है तो मुझे तो लगता नहीं उसको दिखाने की जरूरत है। इस देश में अगर किसी का मत 80% है तो वो अपने आप में दिखाता है कि वो कितनी बड़ी ताकत है। और इस देश का अन्नदाता जो है वो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अन्नदाता है तो ये देश है, अगर अन्नदाता ही नहीं होगा तो ये देश चलेगा कैसे? जहां तक बात हमारी है तो हाँ, 2014 में भी अन्नदाताओं की वजह से ही हम यहाँ पर आए, 19 में भी, 17 में भी, और आगे भी ऐसा ही होगा। अब जहां तक बात इस चीज की है कि बातचीत का मतलब क्या है, कि मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी मसला अगर हल होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से हो सकता है, क्योंकि वही एक ऐसा जरिया है, इसके अलावा कोई और तरीका तो हो ही नहीं सकता। सरकार जबरदस्ती करे या कोई भी प्रदर्शनकारी है वो जबरदस्ती करे, वो नहीं हो सकता। या फिर यस और नो में कोई चीज नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि बातचीत अगर होगी तभी ये मसला हल होगा, और ये मसला हल होना बेहद जरूरी भी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से लगातार बात हुई है, हाँ कुछ मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बनी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ये सहमति भी बनेगी। और ये जो मामला है, जो कैसे बनेगी? इन्होंने कहा कि हमें साफ तौर पर तीनों कानून, काले कानून, ये कहते हैं काला कानून, हमें तीनों काले कानून वापस चाहिए। आप कहते हैं कि ये तो नहीं होगा। तो फिर आपकी हठधर्मिता, इनकी हठधर्मिता, जैसे भी समझ लीजिए, जब दोनों ही जिद पर अड़े हैं तो फिर इस बातचीत के जरिए बात बनेगी कैसे? देखिए, हठधर्मिता नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि सरकार ने तो सारी चीजों पर बात करने के लिए तैयार है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप अगर या मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाऊं और मैं कहूं कि जी मुझे बुखार है, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है बताइए क्या लक्षण है। नहीं जी मुझे बुखार है, आप दवाई दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि नहीं बताइए ना कौन सा बुखार है, दिक्कत क्या है, सिम्टम क्या है, उसी के हिसाब से टेस्ट कौन से कराने हैं, मैं दवाई देता हूं। कि नहीं आप मुझे दवाई नहीं दे रहे हैं साहब, ये गलत कर रहे हैं आप, ये हठधर्मिता कर रहे हैं आप, मुझे दवाई दीजिए। भाई आपने कहा मुझे बुखार है, ठीक है चलिए डिस्कस करते हैं क्या बुखार है, क्या परेशानी है। बिलों में गलती है, चलो ठीक है बिलों पर बात करते हैं, कहां परेशानी है, कौन सी क्लॉज पे परेशानी है, कौन से उस पे परेशानी। नहीं ये बात नहीं करनी है साहब, हमें बिल वापस करना है। ये कह रहे हैं कि किसान को मर्ज ही नहीं पता कि उसका मर्ज क्या है, और आप उसके मर्ज को समझ गए और आपने दवाई दे दी। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम इस पर बात करेंगे मिल बैठकर। किसान भी हमारे ही है, सरकार भी हमारी ही है, तो कहीं ना कहीं जब हम मिल बैठकर इस पर बात करेंगे तो हाँ 7 दौर में ये बात, 8 दौर पर ये बात जो है शायद उतनी बेहतर नहीं हो पाई या नहीं गतिरोध टूट पाया, लेकिन पूरी तरीके से उम्मीद है कि गतिरोध टूटेगा ही किसी भी स्तर पर। किसानों की वजह से ही सरकार यहां पर है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनकर यहां उभर कर थोड़ी ना आती। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसके 2 सांसद हुआ करते थे, अब 2 से 3 तो पहुंचाने वाले अगर किसान हैं तो अपना पेट दिखा दिखाकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन क्या करती थी, इन्हीं किसानों के साथ में वो कहती थी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करो। हिंदुस्तान में यही एक सरकार है जिसने स्वामीनाथन आयोग लागू किया है, 201 में से 200 सुझावों पर अमल किया है, आगे भी बेहतर करेंगे। यही सरकार है जिसने तमाम स्कीमों को लेकर आगे गया है। जादौन साहब, जब इन्होंने सब कुछ किया तो फिर आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात किया करते थे और उसी की 200 सिफारिशों को हम एप्लीकेबल कर रहे हैं अलग अलग रूप में, फिर आपको क्यों तकलीफ है?
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए तो पहली बार में ही कहा था, नहीं हो पाई। पूर्णतः जिस तरह से वादा था नहीं हो पाई है। ऐसी कोई बात नहीं है, करेंगे, सब कुछ होगा। और समझने वाली बात एक ये है कि जैसे हमारे कृषि बिल है, आपने कहा काले कानून, ये किसान की भाषा है। जो किसान जिस किसी को भी कोई चीज़ नुकसान की होती है तो काले कानून कहलाई देते हैं। ये भी सब हमारे साथी आंदोलनकारी हैं। यहाँ भी जब लंबे समय तक बाहर रहे तो आंदोलन हमारे साथ करते रहे, यूपी में भी 25 साल तक बाहर रहे तो हमारे साथ आंदोलन करते रहे। सब पता है एक दूसरे का। बात वो नहीं, मैं समझना ये चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये कह रहे हैं कि आपके मर्ज को समझते हुए इन्होंने दवाई आपके लिए ढूंढी, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब ये दवाई नहीं चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दवाई इन्होंने सही ढूंढी लेकिन आप इनकी दवाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी अच्छे विशेषज्ञ मर्ज को नहीं ढूंढ पाते हैं और फिर उनको दोबारा मर्ज की इन्वेस्टिगेशन करना। पर आप तो कहते हैं कि आपने तकलीफ इनको जो बताई थी उस तकलीफ पे तो उन्होंने काम किया ही नहीं, क्योंकि आप कहते हैं कि हमने तो मांगा ही नहीं ये बिल। मरीज हमेशा डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताता है। अगर उसके घुटने में दर्द तो घुटने में बताएगा, वो तलवे में नहीं बताएगा। तो सरकार ने अभी डॉक्टर को समझना है कि घुटने की दवा करना है कि तलवे की दवा करना है। तो सरकार ने कौन से दर्द को समझाया आपके? सरकार आपके घुटने, सर दर्द, जहां भी आपका बदन दर्द है वो नहीं समझ पाई। नहीं, पहुंच रही है, धीरे धीरे हमारे मरीज तक पहुंच रही है। 12 संशोधनों के साथ हमारे मरीज तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार बात बन जाएगी, क्योंकि आपने कहा कि संशोधन ही अगर कर रहे हैं तो फिर आधार ही खत्म हो गया। आप हमारे साथ लगातार चर्चा में बैठ के ये बात दोहराते रहे ना, तो आपने कहा कि जब आत्मा को खत्म कर दिया तो फिर उन बिलों को रखकर किस जिद पर अड़ी है सरकार? यही कहा करते थे ना आप इस डिबेट के दौरान भी। तो फिर आज आपको ये लग रहा है कि संशोधन के ऊपर बात बन जाएगी, आप लोग मान जाएंगे संशोधन के साथ में? नहीं, संशोधन पे साथ बात मानने की इसलिए जरूरत नहीं है कि एक आधे दो संशोधन। और राकेश टिकैत साहब कहते हैं कि मई 2024 तक बैठने को तैयार है। मतलब एक तरफ आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है सरकार के प्रति, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मई 2024 तक भी तैयार है सरकार की जड़ों को, मतलब इसका तो मतलब ये है ना कि सरकार की जड़ों को हिलाने के लिए आप 2024 तक बैठने को तैयार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सॉफ्ट कॉर्नर की ही बात कर रहे हैं। शांतिपूर्वक 2024 मई तक बैठना चाहते हैं और इसके आगे भी जरूरत पड़ी तो भी जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम आंदोलन करना, हमारा काम ना कोई इलेक्शन लड़ना है, ना राजनीति करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2024 में जब चुनाव होंगे तो उस दौरान में आप एकदम अग्रसर होकर आ रहे होंगे सरकार से सवाल पूछने के लिए फिर से? तब तक बैठे रहेंगे, मतलब तब दूसरी सरकार का गठन होगा? हम जाएंगे कहाँ? हम तो यहीं हैं, हमें जाना कहाँ है? 2024 तक रोटी पानी दाल अपनी घर की है। उगाएगा कौन? जब आप सड़कों पर है तो फिर उगाएगा कौन वहां पर? ये आप तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे, अब तो ये भी शुरू हो चुका है कि धीरे धीरे हर गांव में जाएंगे, हर घर तक जाएंगे, हर किसान को इस आंदोलन के साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये भी तो कोशिश अब हो रही है ना आप लोगों की ओर से। अब 2-3 चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो ये कि अन्न कौन उगाएगा। हम पिछली बार भी आपसे, हमारे साथी बैठे थे, उनके सामने मैं कह चुका हूं, हम आंदोलन भी करेंगे और 130 करोड़ जनता के पेट भरने के लिए अन्न भी उगाएंगे। दोनों कामों में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। ना देश को चिंता करने की जरूरत है। जब कोरोना काल में सारी दुनिया ठप हो गई थी तब भी किसान की इंडस्ट्री जाती रही और हमने अन्न के भंडार भर दिए। विपक्ष इनके आंदोलन को उकसा रहा है, विपक्ष इनके आंदोलन को उकसा रहा है, क्यों कहते हैं ये बात बार-बार आप? क्योंकि विपक्षियों ने इस देश के किसानों की अगर सिचुएशन ली होती, शुद्ध ली होती, तो हालात ये होते क्या? अगर विपक्ष इस देश के किसान को सीरियसली लेता तो हालात ये होते क्या? इस देश में 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, 8 साल उसके ऊपर बैठे रहे, उसके ऊपर बात तक नहीं की, देश को बताया तक नहीं कि स्वामीनाथन जी का क्या है, रिपोर्ट का मसला क्या है, उसको लेकर आगे नहीं गए। इस देश में एमएसपी 1966 में बना था और एक संवैधानिक दायरे में उसको सिर्फ एक आदेश पारित किया गया था। पर यूपी में तो आप समाजवादी पार्टी को भी कोसते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जल्द जुड़ेंगे तो आपका सवाल लेकर जाएंगे। 100 में से 99% वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं साहब, वो हमेशा सरकारों में रहे हैं। अगर उन्होंने किसानों की सुध ली होती तो हालात ये होते क्या? अगर उन्होंने किसानों की हालात सही किए होते तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से किसानों ने समर्थन दिया वो मिलता क्या? नहीं, उन्होंने तो कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी अपीजमेंट से लेकर और तमाम तरह की पॉलिटिक्स चलाई रखी। तो सरकार इसलिए कहती है कि हाँ, मेरा और जो मेरे बराबर में जो किसान बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं वो हम दोनों भाई हैं, लड़ झगड़ कर निपटा लेंगे, मामला घर के घर में निपट जाएगा। लेकिन कोई पड़ोसी उसका फायदा उठाना चाहे वो उठाने देंगे नहीं, बिल्कुल। शशांक यादव जी, आप क्यों फायदा उठा रहे हैं? आपका हाल ऐसा ही रहेगा, आप भाई भाई के बीच में आ रहे हैं। भाई क्या, भाई का मतलब मैं समझ नहीं पाया कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। बड़ी साधारण सी बात है। इस पूरी चर्चा में, अभी जादव साहब की चर्चा में और भाजपा के जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी जो बात करी, शिवम जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि क्या ये संभव नहीं है कि तीनों एक्ट जो है वो सस्पेंड कर दिए जाए और एक कमेटी बना दी जाए किसानों की और सरकार की। ये बेस्ट सोल्यूशन है।
आप कानून वापस भी मत लीजिए, लेकिन कानून को उनका प्रभाव रोकने का तो आपके पास अधिकार है। आप कानूनों को लागू मत करिए। अभी 2-3 महीने कमेटी बना दीजिए किसानों की और सरकार की, और तब बैठ के बात हो जाए। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? किसान जो चीज नहीं मांग रहे हैं वो आप उनको दे रहे हो। विवाद इतना ही तो है कि सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए ला रहे हैं और किसान कह रहे हैं हमारे हित का नहीं है। तो जब तक दोनों लोग बैठेंगे नहीं तब तक हल कैसे निकलेगा? और जहां तक हमारी बात है, समाजवादी पार्टी की बात है, तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि ये तीनों कानून किसी भी रूप में जनहित में नहीं है। लेकिन अब चूंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान साथी ये चाहते हैं कि इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए, इसलिए हम लोग कोई बयानबाजी शशांक जी, दरअसल बीजेपी के कहने का मकसद ये है कि आपकी सिचुएशन वो है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके रोल की जरूरत ही नहीं है, पर आप जबरदस्ती घुस रहे हैं। हाँ जी, नहीं, जब प्रजातंत्र में आपके भी रोल की जरूरत रहेगी, पूजा जी मेरे भी रोल की जरूरत रहेगी, शिवम भाई के भी रोल की जरूरत रहेगी, और माननीय मोदी जी के भी रोल की जरूरत रहेगी। प्रजातंत्र में अगर कोई ये सोचे कि एक एक्सक्लूसिव क्लास को हम निकाल के बात कर सकते, प्रजातंत्र और तानाशाही में केवल 1 डिग्री का अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसमें सुनना तो सबको पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर कोई ये सोचे कि हम अपने तो आपकी एंट्री क्यों दुख रही है फिर बीजेपी को? नहीं, देखिए सत्ता है वो, और सत्ता ये सोचे कि विपक्ष किसी जन आंदोलन में भूमिका निभाए, तो सत्ता के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इसमें कोई उनकी आपत्ति कोई गलत नहीं है। एक सत्ता अगर हो सकता हम होते तो शायद हम भी पसंद ना करते। इसको कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये कहती है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन मतलब, लेकिन ये स्पष्ट है आपकी ओर से कि इनकी नियत किसानों के प्रति साफ नहीं है। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, इनको किसानी से क्या लेना देना है। शिवम, नियत आपकी साफ है नहीं, बड़ी बड़ी बातें आप इतनी करते हैं, विपक्ष को कोसना और शुरू कर देते हैं उल्टा। नहीं देखिए, हम विपक्ष नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको किसान से लेना देना क्या है। इनका काम जब खाली हिंदू मुस्लिम बहस से चल रहा है, तो जरूरत क्या है इनको किसान का, बेरोजगार का, और जो है युवाओं की बात करने की जरूरत ही क्या है इनको जो केवल जो है। देखिए, जहां तक बात यह है कि हिंदू मुस्लिम से ही हमारा काम चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस देश के जो 80% किसान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 14, 17 और 19 में यहां तक पहुंचाया है, उनको अपनी समझ नहीं है। आप उनकी समझ पर संदेह कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को अगर किसानी का नहीं पता, तो इस देश के जो किसान हैं उन्हीं की वजह से तो हम यहां पर हैं। उन्होंने ही तो आपको 2017 में अलग कर दिया सत्ता से। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां तक बात विपक्ष की एंट्री से चुभना है, मुझे कुछ नहीं चुभ रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनके साथ क्या होता है कि किसान आंदोलन चल रहा है तो जैसे ही 25 दिसंबर आता है, फ्लाइट ली और निकल गए इटली की तरफ। मतलब सुबह यहां पर भड़काने वाला ट्वीट करेंगे और शाम को इटली। आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे दर्द है तो मैं इटली जाऊंगा क्या छुट्टी मनाने? दूसरी तरफ हाथरस में ऐसा ही एक मसला चल रहा था, तो हमारे जो अखिलेश जी हैं वो लंदन चले गए थे। आपको किसानों का प्रॉब्लम है, आपको दर्द है, आप, मैं समझता हूं, मान लीजिए आप किसानों के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो कम से कम किसानों के बीच में तो रहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हम किसानों के बीच में ही रहे। मेरे नेता तो किसानों के बीच में ही रहे, और अभी भी जब हम कहते हैं कि हम किसानों के बीच में हैं, तो मैं आपको छोटा, इतना किसानों के बीच में फिर भी किसान आपकी बात को क्यों नहीं समझ रहा? देखिए, एक चीज बताइए, अगर किसी घर परिवार में झगड़े होते हैं तो इसका यह मतलब है कि वो समझते नहीं है एक दूसरे को। हर जगह होते हैं, माँ बाप से भी झगड़े होते हैं, परिवार में भी होते हैं, आपके भी जरूर होते होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि परमानेंट तौर पर समझ नहीं रहे। कहीं ना कहीं एक बेहतरी के लिए बिल लेकर भारतीय जनता पार्टी आई। किसान कहते हैं कि इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे हिसाब से होनी चाहिए, सरकार कहती है कि आइए बात करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को जरूर इसमें फायदा उठाने की कोशिश लोग जरूर कर रहे हैं। वो अलग बात है कि किसानों ने साफ बिल्कुल कह दिया है, एंट्री बैन कर दी है कि सुनिए जी, ट्रैक्टर हमारा ही चलेगा, वो आपका सोफे वाला नहीं चलेगा। लेकिन बावजूद उसके वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह से थोड़ा फायदा हो जाए। सोफे वाले, आप ट्रैक्टर पर बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं और आप बात करते हैं किसान की। जब बात किसान की करनी हो तो रवाना हो जाते हैं राहुल गांधी इटली की ओर। देखिए, दो बातें करी हैं। पहली बात तो ये है कि आज कम से कम चलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बेशर्मी देखिए। अरे सरकार में तो आप बैठे हैं, क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव सरकार में बैठे हैं? ये कानून आपने राहुल गांधी जी के कहने पर या अखिलेश यादव के कहने पर लेकर के आए थे? ये काले कानून तो आप लेकर के आए जिनको ये किसान भाई सब नकार रहे हैं, और आज आप उस चीज का समाधान निकालने की जगह आज प्रश्न कर रहे हैं विपक्ष से।
जिम्मेदारी इनकी है, तय इनको करना है, समाधान हल इनको निकालना है। इसको उलझा इन्होंने दिया है। 43 दिन से किसान बैठे हुए हैं। वही किसान जब इनको वोट चाहिए था तो इनके लंग दाता था। नहीं अनुज जी, आप गलत उसका अंदाज निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि राहुल जी बनाएंगे, अखिलेश जी बनाएंगे। मैं तो बस ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि जब आप किसानों के हितैषी हैं तो आप किसानों के बीच में क्यों नहीं है? इटली और लंदन क्यों है? मैं नहीं कह रहा कि आप कानून बनाइए, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, बच कर जा रहे हैं। ऐसे बच के नहीं जाने दूंगा, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। दे तो नहीं जवाब, अनुज जवाब दीजिए। थोड़ी चर्चा, सवाल भी इनसे करवाइए, जवाब भी इनसे करवाइए। हम तो ऐसे स्पेक्टेटर बोलिए अनुज जी बोलिए। इनके बीच में कोई नहीं बोलता, लेकिन शिवम भाई को पता नहीं क्या बीमारी लग गई है कि ये सबके बीच में इनको बोलना। अब आप बड़े भाई हैं, मैं सीखूंगा किससे? आप बताइए। नहीं देखिए, अगर मेहरबानी होगी आप हमसे सीखे। हमने तो आपको देखिए अभी कितनी देर से चर्चा चल रही है। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। आत्रे साहब जवाब दीजिएगा। देखिए मुद्दे पर मैं दूसरी बात यह है कि विपक्ष से सवाल करना बंद करें। विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि इस मुद्दे को छोड़िए और हर बात पे आकर के आपको राहुल गांधी का जो फोबिया हो रहा है वो फोबिया अपने दिमाग से निकालिए। किसान के विषय में सोचिए। ये वही किसान, अब आपको किसान जो है ये गरीब, आप चाहते हैं कि देश का किसान, पूरे राज्यों का किसान, आपको वही किसान अच्छा लगता है जो फटे हाल किसान हो, गरीब किसान हो, जो खुदकुशी करता हुआ किसान हो, वही आपके लिए किसान है। लेकिन अगर पंजाब का किसान, जहां पे हमारी हरित क्रांति शुरू हुई थी और हरित प्रदेश है, और वहां का किसान थोड़ा सा संपन्न किसान है, और उसी किसान का परिवार का बच्चा अगर कहीं विदेश में पढ़ रहा है, उन्होंने अपनी जमीन बेच करके अपना पेट काट करके अपने घर के औलाद को अगर बाहर भेजा है और वो बाहर से पैसा कमा करके उनको भेज रहा है, डॉलर में अगर कुछ पैसे आ रहे हैं, तो वो किसान, आपको जो है उन किसानों से तकलीफ होगी। अरे किसान तो आपको वो अच्छे लगते हैं ना जो आपके बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो आज भी जो है बड़े बड़े घराने हैं और कमाई अपनी टैक्स बचाने के लिए किसान। फिर आप आपके तमाम नहीं, देखिए फिर आपने सवाल गोल कर दिया। सवाल इटली पे था, फिर आप अरे किसानों के बच्चे डॉलर भेज रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो हमारे बच्चे इटली गए हुए हैं उनका क्या? अगर वो किसानों के नेता हैं तो किसानों के बीच में क्यों नहीं है? मेरा सीधा सवाल है। सरकार ना उनसे ये कह रही है कि आप कानून बनाइए, ना हम ये कह रहे हैं कि कोई बात है, ना हम आपकी किसी भी बात पर शक कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो यहाँ क्यों नहीं है? किसान को शशांक यादव जी, देखिए मैं दो बहुत देर से शशांक यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। आप आ रही हूं मैं आत्रे साहब जी को आज एक भाजपा नेता के साथ साथ एंकर का भी यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो मुझे बताइए। और आपने प्रश्न उठाया तो जवाब देने का भी थोड़ा समय देना चाहिए। अब ये दोनों एंकर्स ने जो आपके साथ जो को एंकर बन के इनका प्रश्न उठाया, तो इनका जवाब आप लेने नहीं दूसरे के पास जा रहे हैं। आत्रे साहब आपको इतनी देर का मौका दिया, आपने उसमें एक बार भी जिक्र नहीं किया कि राहुल गांधी इटली क्यों गए, और फिर उसके बाद आप सवाल मुझ पर उठा रहे हैं। मैं आपको फिर मौका दूंगी, लेकिन इस बीच चर्चा करा रहे हैं, अगर आप जवाब देने का आप समय देंगे तो मैं जवाब दूंगा। आत्रे साहब ये बहुत गलत तरीका है। मैं आपको इतनी देर से आपको पूरा मौका दिया और इस बात का गवाह पूरा पैनल है। इतनी देर से मैंने आपको मौका दिया इसी बात पर जवाब देने के लिए और बार बार दिया, शिवम को चुप करा कर दिया। तो ये प्लीज सीटाकशी मत कीजिए। देखिए ये बहुत गलत तरीका है। शशांक जी फिर मैं आत्रे साहब आपको बता रही हूं, अजय शर्मा को तक मौका नहीं दिया। चलिए मुद्दे पर आते हैं ना। प्लीज डाइवर्ट नहीं कीजिए। आपको लगता है मुद्दे की बात प्लीज डाइवर्ट मत कीजिए। और राहुल गांधी इटली चलेगा इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से कि किसानों का मुद्दा हल होना चाहिए, इससे बीजेपी को मतलब हो सकता है। राहुल गांधी जी के इटली जाने से नहीं है। हाँ मैं वही, मैंने आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं ठीक से। मैंने वही कहा कि राहुल गांधी इटली जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सरकार ने किसानों के लिए जो उनकी बातें हैं, उनकी मांगे, उनको सुना कि नहीं सुना। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी इटली जा रहे हैं, कि लंदन जा रहे हैं, कि पेरिस जा रहे हैं, कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं। इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इससे बीजेपी को फर्क पड़ता है। मैं आपके पास आऊंगी। रुकिए शशांक यादव से पहले मैं जरा पूछ लूं वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। शशांक जी फटाफट से। हाँ पूजा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि शिवम भाई लगातार एक बात तो कह रहे हैं कि आप किसानों के बीच में क्यों नहीं जा रहे। मैं दुनिया की बात नहीं, मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। लखीमपुर खीरी से मैं बिलोंग करता हूँ। 25 दिसंबर को हम लोगों ने किसान घेरा आंदोलन का आयोजन किया था कि हम लोग गांव-गांव जाके किसान और किसानों के बीच में अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय 144 लागू है। हम लोग के मूवमेंट 25 दिसंबर से आज 7 जनवरी हो रही है, आज भी पुलिस की निगरानी में है। आईजी लखनऊ जोन लखीमपुर में कैंप की हुई है। अगर हम समाजवादी पार्टी के 4 लोग भी निकलना चाहते हैं तो तुरंत ही पुलिस आती है कि साहब आप कहाँ जा रहे हैं। तो जब इस लेवल पर डीएमएसपी लगातार जाके गांव-गांव किसानों से बात कर रहे हैं और प्रशासन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसान ये कानून आपके हित में, और हम कह रहे हैं कि हम अपना व्यू रखना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं चाहती है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जबरदस्ती चीजों को थोप रही है, जबरदस्ती बीजेपी थोप रही है, और अगर आप सच की बात कर रहे हैं तो आपको चुप कराया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है।
सरकारी महकमे का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। हमारे घरों पर आईजी जोन लखनऊ जिलाकीरी में कैंप की हुई है। लोकतंत्र की आप बात करते हैं, इतना क्या खतरा है कि इनके घरों पर भी आईजी जोनों की तैनाती कर रखी है? जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे। देखिए मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं, आप यहां से बाहर निकलिए। कम से कम सड़क पर 1000 गाड़ियां, बस, ट्रक, ऑटो सब चल रहे हैं। अब वहां पर किसी का नाम तो लिखा हुआ नहीं, किसी के माथे पर के कौन किसान है, कौन समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं या कौन है। किसान नेताओं ने पहले दिन कहा था कि अगर आपको हमारे आना है हमारे धरने में तो आप आइए, अपनी पार्टी का झंडा मत लेके आइए। कैसी बात कर रहे हैं? कौन रोक सकता है किसी को? सड़क पर रोका है क्या किसी ने? नहीं रोका। अभी बैठे हुए हमारे बराबर में हमारे बड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए वहां कोई रोका क्या? किसी को नहीं रोका। इनको खास तौर पर कैसे रोका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश भैया की फोटो बराबर में लगा के चल रहे हैं तो शायद पुलिस लोग रोक ले रही है, क्योंकि किसी मूवमेंट में कहीं नहीं है। मैं भी वेस्टर्न यूपी से आता हूं, 100, 200, 150 किलोमीटर मेरा यहां से गांव है। किसी ने पूछा नहीं, रोका नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैं मोदी जी का फोटो लगाकर चल रहा हूं। अगर आप घर से निकलेंगे प्रदर्शन के लिए तो कौन किसी को रोक सकता है? खास तौर पर समाजवादी के कार्यकर्ताओं को हम कैसे रोकेंगे? ये तो पहचान ही नहीं कर पाएंगे हम। चलिए अजय शर्मा जी, मेरे को ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं जरूर आपके रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि बहुत देर से चर्चा में आपको शामिल नहीं कर पाई। क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं आंदोलन आगे बढ़ रहा है लगातार, और हर दिन अब कुछ नया ही हो रहा है। आज ट्रैक्टर रैली, कल ट्रैक्टर परेड की तैयारी की जा रही है, मई 2024 तक बैठने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ कोरोना का डर भी है। देखिए, सबसे पहले तो ये है, राकेश टिकैत जी ने जो कहा वो एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो, और बहुत देर से राजवीर जादौन भी जो है डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जो अभी चर्चा हुई है सपा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वो जो सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि बीजेपी को अब लग रहा है कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है, इसका राजनीतिकरण हो गया। अब विपक्ष जो उसके सामने आ गया है, अब वो विपक्ष को जो है सामने से हटा देना चाहता है। सपा तुम हट जाओ, कांग्रेस तुम हट जाओ, और ये सब हमारी आपस की लड़ाई है। अभी तक तो कह रहे हैं, अभी जैसे बीजेपी कह रही है कि ये हमारे अपने भाई हैं। अभी कुछ समय पहले तो हम देख रहे थे कि तेरे किसान या मेरे किसान, अलग अलग किसानों के संगठनों के समर्थन आ रहे थे हमारे सामने। तो अब जो चिंता का विषय है कि जो झंडे हम देख रहे हैं लेफ्ट के वहां पर या दूसरी पार्टी के झंडे देख रहे हैं, उससे चिंता ये हो गई है कि अब इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को हटाया जाए। अदरवाइज जब ये आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब से, जिस तरीके से पंजाब में किसान पटरियों में बैठे थे, वहां से लेकर दिल्ली आने तक हमने देखा उसको बहुत हल्के में लिया गया, उसको नकारा गया, बहुत हल्के में, हर चीज को हल्के में लिया गया। अब ये जो किसान आंदोलन इतना भारी हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसको जो है, इसके अंदर से जो राजनीति का जो फ्लेवर है ना, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है कि आइए आमने सामने बैठ के बात करते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरफ कर दीजिए। तो सारी लड़ाई जो है सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। और मुझे जो लगता है कि आने वाले समय कल जो वार्ता होने वाली है उसके लिए एक हल्का ग्राउंड या एक नॉर्मल ग्राउंड बना रहे, इसके लिए एक डिप्लोमेटिक सेंटेंस आ रहे हैं। जैसे अभी जादौन जी कह रहे हैं वार्ता चल रही है, डिस्कस हो जाएगा। लेकिन शिवम त्यागी जी ने डिबेट की शुरुआत में कह दिया कि यस और नो पे बातचीत नहीं होगी। जब यस और नो पे बातचीत नहीं होगी तो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई, यानी कि बात आगे बढ़ने वाली है ही नहीं। तो फिर ये इसका मतलब ये क्या है? ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल, आप एक बात देखिए ना तो किसान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है। अगर अब जैसा हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि कोरोना को लेकर हम बात करते हैं, यदि सरकार वह यहाँ पर मौजूद है तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि भाई ठीक है, इन किसान हम जो है इस आंदोलन को रोक देते हैं बीच में, और जो कोरोना वाली जो महामारी है उसको लेकर हम कुछ एहतियाती कदम उठाएं। लेकिन सरकार भी उस चीज़ पर संजीदा दिखाई नहीं दे रही है, और आप ही थोड़े 2 महीने के लिए पीछे हट जाइए कि ठीक है हम बिल को जो है थोड़ा सा हम रोक रहे हैं, हम इस पर कमेटी बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तब तक हम जो है कोरोना पर कंट्रोल कर देंगे। लेकिन आप भी जो चाहते हैं कि स्थिति वहीं की वहीं बनी रहे, यानी कि आप भी वही चाहते हैं, किसान भी वही चाहते हैं। 50 से ज्यादा किसान वहां मर चुके हैं, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। क्या है? मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। फिर कौन क्या चाहता है? जब बातचीत का हल एक ही है तो उस बातचीत के लिए, उस हल के लिए काम उस हिसाब से नहीं हो रहा। किसान की ललकार तो बार बार है, लेकिन उस ललकार के बावजूद भी आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। कल एक बार फिर से बातचीत होगी, लेकिन उस बातचीत के पहले शक्ति का प्रदर्शन ये दिखाता है कि ना किसान झुकने को तैयार, और सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। जब इसी जिद पर सारी बात चल रही है तो फिर बीच का हल क्या है? इस बीच जैसा मैंने जिक्र किया ब्रेक पर जाने से पहले कि अब बात होगी कोरोना की भी, क्योंकि अब इसमें कोरोना की एंट्री भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि आपने क्या ये सुनिश्चित किया कि वहां पर गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, या फिर हमारे किसानों तक कोरोना नहीं पहुंच रहा, और इसका हश्र कहीं जमात जैसा ना हो जाए। क्योंकि जमात के दौरान में भी यही हुआ था, भीड़ इकट्ठा हुई, उसके बाद वहां से भीड़ का मूवमेंट हुआ, जैसे जैसे मूवमेंट हुआ वैसे वैसे कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता गया और पूरे देश में बवाल मच गया, लॉकडाउन हो गया। लेकिन उसके बाद भी तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है। अब चर्चा किसान आंदोलन में भी कोरोना को लेकर होने लगी। जादौन साहब,
अभी तक तो चलिए आप लोगों का चल रहा था अपना धरना प्रदर्शन, तरह तरह से आपने जिस तरह भी तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाना था, आप भले ही इसको दबाव ना कहें, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया इस बात को बखूबी समझ रही है, सब समझदार इस बात को समझते हैं कि ये दबाव ही था। अब इसमें कोरोना की एंट्री हो चुकी है। इस कोरोना की एंट्री के बाद आंदोलन को लेकर कोई डर तो नहीं है आपके मन में? नहीं, कोई डर नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक एक शब्द सर आंखों पर। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब कोरोना से पूरा देश भयभीत था, थोड़ा समय चाहूँगा पूजा जी, कोरोना से पूरा देश बहुत भयभीत था, सारे लोगों को कोरोना से बचने के जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे थे और सब घरों में घुस गए थे, सब बंद हो गया था, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट सारा कुछ बंद हो गया था, सरकार ठप हो गई थी। तब हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ठप नहीं हुआ, किसान ठप नहीं हुआ। सरकार को या किसी अदालत को ये नहीं फुर्सत पड़ी कि कहते कि इन किसानों को भी कोरोना से बचने के उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। फिर भी आज तक का इतिहास है, किसी खेत से कोई किसान कोरोना पॉजिटिव होकर किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। कोरोना से कोई डर नहीं, हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि कोरोना कुछ नहीं कर सकता। और रही बात संज्ञान लेने की, तो और भी सारी चीज़ें हो रही हैं देश में। पिछले दिनों इलेक्शंस हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका भी संज्ञान होना चाहिए था। अकेला किसान आंदोलन पे कोरोना जैसी बात करना अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक जमात वाली बात है, एक छोटी सी बिल्डिंग में बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा सामूहिक संख्या बंद थे। हम लोग तो किलोमीटरों में आराम से अपने अपने ट्रॉलियों में हैं, सब कुछ सिस्टम ठीक है। कांटेक्ट तो है ना, कम्युनिकेशन तो है ना सब लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन तो हर जगह है पूजा जी, कम्युनिकेशन कहाँ नहीं है। मार्केट ठप करा दें, पहले मार्केटों की स्थिति देख लें। दिल्ली के मार्केट की क्या स्थिति है, दिल्ली में जब जाम लगता है उसकी क्या स्थिति है। नहीं, मेरा सवाल दरअसल अगर आंदोलन, देखिए आपने जो बात की, नहीं पूजा जी जो इन्होंने बात की दिल्ली के मार्केट की, लगभग 30% डाउन हो चुका है दिल्ली का मार्केट इस वक्त। भीड़ आदरणीय भीड़, जो नाके जाम है, जो ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मेरा सवाल दरअसल इस बात को लेकर था कि हमने आमतौर पर देखा जब इस तरह का भय आता है उस दौरान में जो आंदोलन होता है वो कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ नजर आता है। देखिए कोरोना का डर तो वाजिब है, और जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े सामने न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया, भगवान ना करे कि किसी के भी घर में कोई भी किसी को खोए और इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए, लेकिन फिर भी जब इसका जिक्र हो रहा है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए अगर किसान जो है कोरोना से डरने के लिए तैयार नहीं है या उसका सामना करने के लिए तैयार है, इसका मतलब किसान पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर है, करो या मरो, यानी कि ये वापस हटने वाले ये तो मेंटली प्रिपेयर है, लेकिन इनके जरिए अगर ये कोरोना फैला, क्योंकि अभी तो बात इसी को लेकर, दूसरी बात ये कि सरकार की जिम्मेदारी भी यहाँ पर आ जाती है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि किसान मानने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार मान जाए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन निर्देश था, ये कमेटी बना ली जाए, तब तक अपने बिलों को लागू ना करें, तब तक आप ऐसा कर सकते हैं ना फौरी तौर पर। कम से कम आप जो है पूरे देश को तो बचा सकते हैं कोरोना विस्फोट से। अगर हम मान लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर थोड़ा सॉफ्ट हो सकती है क्या? नहीं बिल्कुल, ये शिवम त्यागी जी बताएं कि क्या अगर सरकार थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और कोरोना विस्फोट से बचा ले देश को, तो क्या बुराई है इसके अंदर? देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां तक बात सरकार का सॉफ्ट होने की है, सरकार तो सॉफ्ट क्या नतमस्तक है जहां तक बात किसान की है। और मैं बताता हूं कैसे। शुरुआत में किसान आए, किसानों ने कहा हमें दिल्ली जाना है, फिर उसके बाद अगर मैं उधर से बात करूं जहां से शुरू हुआ पंजाब की तरफ से, उसके बाद उन्होंने कहा हमें बॉर्डर पे बैठना है, निरंकारी नहीं जाना, सरकार ने माना। फिर किसानों ने कहा कि भाई बात जल्दी शुरू की जाए, सरकार ने 3 तारीख को कहा कि शुरू करते हैं, लेकिन अब आप सुनना पड़ेगा। अगर मैं इतनी शालीनता से सुन रहा हूं तब आप बोले ना, फिर जवाब दूंगा आपको। ऐसे 1 बाय 1 करके कर लेते ना, लड़ने से क्या लाभ। फिर उसके बाद 3 तारीख की बात तय करी सरकार ने, लेकिन सरकार ने कहा, किसानों ने कहा कि जल्दी बात करो, तो ठीक है 1 तारीख को बात शुरू हो गई, उसके बाद लगातार शुरुआत हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी तरह से इस गतिरोध को तोड़ा जाए, और वो सरकार तोड़ेगी। लेकिन सरकार ने लोगों ने कहा कि भाई ठीक है इस बिल में ये सुधार होना चाहिए। आप एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं यस और नो की तख्ती लेकर यहां पर आ जाऊं तो डिबेट हो जाएगा ये क्या? देखिए हो जाएगा कि नहीं आप बताइए। देखिए अब हो जाएगा कि नहीं आप अब हाँ या ना में जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं और हाँ या ना में बिल वापस करना चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं देखिए हाँ ना दुनिया का सॉल्यूशन नहीं है। पूजा जी अगर मुझे यहाँ लेकर आ जाए कि शिवम त्यागी हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, कौन बनेगा करोड़पति? थोड़ी ना चल रहा है भाई। आप बात नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं हो सकता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा अभी, आप ब्रेक के दौरान कह रहे थे कि किसान सिर्फ संरक्षण चाहते हैं, कि संरक्षण हो जाए, कि मार्केट से बाहर भी एमएसपी की गारंटी हो जाए। इसके लिए भी बात करनी पड़ेगी, आप समझ रहे हैं?
कि नहीं मुझे तीनों कानून वापस कराने। मैं किसानों का सम्मान करता हूं, किसान परिवार से ही आता हूं और किसान ही हूं, अच्छे दिन खेती की है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एक चीज बताइए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए तीनों बिल वापस ले लिए, क्या किसानों की आत्महत्या बंद हो गई? क्या उनको एमएसपी मिल गया? क्या नीम कोटेड यूरिया उनको मिल गया? क्या उनकी खेती सेफ हो गई? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हंगामा हो रहा है वो ठीक हो जाएगा? क्या बिजली के बिल माफ हो जाएंगे? बताइए मुझे। नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं सोल्यूशन है कि बात की जाए। नहीं कि सरकार किसानों को संरक्षण देने के लिए तैयार मैं क्या कहता हूं, अरे आपसे बात नहीं, सरकार बात करने के लिए अगर बात होगी तो जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। मैं क्या कहता हूं, अगर सरकार बात करेगी तो हल जरूर निकलेगा। सरकार और किसान भाई बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना अजय जी, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर बात करेंगे तो हल जरूर निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है कि जिसका बातों से हल ना निकला जाए? अरे सरकार नहीं गई, वो अलग बात है। कुछ लोग नहीं चाहते कि उनका हल निकले, कुछ पार्टियां नहीं चाहती कि हल निकले, कुछ लोगों की अच्छी घर चल रहा है इस मामले से कि हल ना निकले, लेकिन हल निकलेगा, हल जरूर निकलेगा। सुनिए मैं आपको बताता हूं, हल निकलेगा। हल निकलने के बाद 2024 में देखिएगा यही किसान इससे भी ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। मैं इस आर्ग्यूमेंट में जाना ही नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हल जरूर निकलेगा। इतना ऑप्टिमिस्टिक तो हो गए, इतनी ज्यादा उम्मीदें कि हल निकलेगा, लेकिन जादौन साहब हल निकलेगा कैसे? आप अपनी बात पर अड़े, अपनी बात पर अड़े। देखिए किसान क्या चाहता है और कैसे उसका हित होगा, न तो अजय शर्मा जी तय करेंगे, न हमारे भाई सुबंत त्यागी तय करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जो आपने अभी कहा कि किसान संरक्षण चाहता, किसका संरक्षण चाहता? सरकार का कतई नहीं, किसान कानून का संरक्षण चाहता। सरकार क्या होती जी? बिल्कुल, सरकार तो हम बनाते हैं। कानून का संरक्षण चाहता, वो कानून से हटा करके वो किसान की खेती और व्यापार को लगा दिया जाएगा, कैसे संभव? नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि तीनों कानूनों को हटा करके फिर हमारे साथ बैठ करके, देश के किसान विशेषज्ञों के साथ बैठ करके और फिर इससे मजबूत कानून बनाए जाएं। पहले इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और फिर तो फिर जिद की बात हो गई ना एक तरह से। बिल्कुल नहीं बनाया जाए। कानून में तब्दीलियां चाहते हैं, संशोधन बिल्कुल कमजोर, 101% कमजोर, 101% कमजोर कानून, जिसमें सरकार ने माना कि 12 संशोधन हो सकते हैं। 101% निरस्त करने की जिद क्या है? फिर आप जिद इस बात को लेकर कीजिए कि हम जो चाहते हैं वो आप इन कानूनों के अंदर लेकर आइए। पूजा जी आपसे कोई, आपका तो मैं धन्यवाद करूंगा, आप हमेशा बहस को बिल्कुल सही दिशा में रखने का प्रयास करती हैं। ये हम लोगों की बात है, कहीं ना कहीं भटक जाती है, लेकिन हमें भाई क्लियर कट बात है कि आखिर ये आंकलन किसानों ही से क्यों किया जा रहा है कि अगर कोई कमजोर चीज है तो हम उसे स्वीकार कर लें, और कोई कमजोर चीज स्वीकार कर ले, कोई घाटे का बिजनेस कर ले, कोई अपमानजनक स्थिति में रह ले, कोई लगातार कर्ज में रह करके खेती कर ले, कोई करके तो दिखाए कोई तबका हिंदुस्तान का कि केवल किसान करेगा, किसान घाटे की खेती करेगा, किसान कमजोर चीज स्वीकार कर लेगा, किसान चाहे जो कानून सब वो सारे लोग, क्या बात है भाई? ऐसा नहीं, हम सरकार का सम्मान करते हैं, सरकार हमारी बनाई हुई है। बिल्कुल, हम राजनीतिक दलों की बात नहीं करते, हम किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं चाहते, यहां तक कि बीजेपी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, क्योंकि ये भी राजनीतिक दल है। सरकार हमारी है, सरकार और किसान के बीच की वार्ता हो रही है, उसमें हल निकलेगा। हम चाहते हल निकले, और हल का सीधा समाधान हमने सरकार को बता दिया कि अगर आपने मान लिया है कि हमारे कानून कमजोर हैं तो इनको हटा लिया जाए। पर बात नहीं बन सकती जी। शिवम त्यागी ने तो कहा ना कि हाँ और ना पर बात नहीं बन सकती, तो आप ही जैसे अपना क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिया कि साहब इसी पर ही बात बन सकती है, तो ये तो कह रहे हैं कि हाँ और ना, मतलब ऐसा नहीं कि कट्टू कट बात चले, नहीं कुछ आपकी कुछ इनकी, तो फिर कैसे बात बनेगी? आप तो कुछ इनकी मानने को तैयार नहीं, ये कुछ आपकी मानने को तैयार नहीं। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं वैसे ही वहां बात करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। मैं क्लियर कर दूं शिवम, मैं क्लियर कर दूं भाई त्यागी साहब जी, हाना का भी समझ लीजिए ना, हाना किस बात पर है? अगर हम आपकी बात को गलत सिद्ध ना कर पाए तो हमारी हाँ और ना जायज है। हमने आपकी बात को गलत सिद्ध कर दिया, आपने मान लिया कि हाँ हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो मेरी हाँ ना में फिर मेरा अधिकार बनता है कि हम इस बात पर आए कि इन कानूनों को हटा दीजिए और एमएसपी पे कानून बना दीजिए। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा हक बनता है। उसके लिए भी बात करनी आवश्यक है, मैं यही तो कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, बात जरूर करेंगे और चीजें कहीं ना कहीं गतिरोध से बाहर निकलेंगी और चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही। क्यों लगता है कि विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो उकसा रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बात बने, जब किसान ने साफ कर दिया? आप खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपने मंच तक से आने से इनका हस्तक्षेप ही नहीं है, थोड़े से तो फिर कैसे उकसाने की बात? थोड़े से आंकड़े इस तरह से दे देता हूं, हस्तक्षेप चाहते नहीं, लेकिन वो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, वो जो किसान मैं भी किसान वाले, वो जो ट्रैक्टर सोफा वाले किसान हैं, एक चीज बताइए, 1966 के बाद तक से 2014 तक उत्तर प्रदेश में गेहूं का एमएसपी 1300 रुपए था। 2014 से 2019 तक गेहूं का एमएसपी उत्तर प्रदेश में 1900 रुपए है। आप मुझे एक चीज बताइए, 6 साल में 600 रुपए बढ़ा और 66 से 2014 तक बढ़ा 1300 रुपए।
और ये किसान के हकदार हैं। इस पे भी आगे चल रहा हूं, आप बिल्कुल सवाल रखिएगा। राजस्थान में जो बाजरा बिक रहा है उसको ले जाकर हरियाणा में बेचना पड़ रहा है बाजरा के किसानों को, क्योंकि वहां पर 600 रुपए एमएसपी का डिफरेंस है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं आपका सवाल लेके जवाब दूंगा जरूर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात है, आप अगर इसके लिए सिंसियर है कोई दिक्कत नहीं, सरकार से लड़िए। आपने जो आंकड़े दिए उसमें मुझे एक बात बता दीजिए, एमएसपी बढ़ गई, ठीक है, आपने बता दिया, क्या एफसीआई का या सरकार का जो बजट है वो बढ़ा? वो वहीं की वहीं आज तक बिल्कुल वहीं पर है, लेकिन आप जवाब सुनिए, अब इसका भी आप जवाब तो सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। 2014 में हिंदुस्तान की सरकार जो सुन लीजिए, अब जो अनाज जो पूरा एमएसपी पर जो मामला खरीदती थी, जितना भी धान खरीदती थी, जितना भी अनाज खरीदती थी, उसका बजट था 2 लाख करोड़। आज 2020 में जो पैसा खर्च होता है एमएसपी पर, उसका बजट है 7 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ ज्यादा खरीद हमने की है इस बार, और आप कहते हैं कि बजट नहीं बढ़ रहा, क्या बात कर रहे हैं? जल्दी से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाजपा के भाई और आदरणीय शर्मा जी ने कहा, देखिए अगर आपने खरीद की है तो पैदा हमने किया। बिल्कुल आपने किया, बिल्कुल अगर भाव बढ़े हैं तो लागत भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है सर, बिल्कुल बड़ी है। के सापेक्ष आपके भाव नहीं बढ़े हैं। सही, बिल्कुल। और बिल्कुल तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपने अगर भाव बढ़ाए हैं तो खरीद कितनी की? 6%। 94% कहां फेंक दें? बंगाल की खाड़ी में फेंक दें, कहां फेंक दें 94%? यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो सरकार कह रही है कि उन 94% का क्या? हरियाणा और पंजाब में तो हर 2 गांव पर एक मंडी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, 12 गांव पर एक मंडी है। उस 94% को तो मार्केट ही नहीं है, उसको तो बराबर वाला दुकान वाला, पड़ोसी, आसपास वाला खरीद रहे। हम कहते हैं आने दीजिए प्राइवेट प्लेयर्स को, कम से कम उनको भी एक मार्केट मिल जाए। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से बहस को आगे बढ़ाते हैं। बात दरअसल किसान आंदोलन को लेकर हो रही है। किसान एक बार फिर से ललकार रहा है। यूं तो किसान लगातार महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 40 दिन भी बीत चुके हैं, और अब एक बार फिर से कल बातचीत होने जा रही है। और उससे पहले किसान ने फिर ललकारा है और बताया है कि हम हैं क्या और हमारी ताकत क्या है। आत्रे साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मुझे आपके पास आना था। बीजेपी बड़े आपके ऊपर आरोप लगा रही है। बीजेपी खुलकर ये कह रही है कि दरअसल आप अपने टाइम में कुछ कर नहीं पाए और आज आपकी इतनी बौखलाहट है। देखिए, निश्चित तौर पे ये इनका काम है आरोप लगाना, और उस चीज के लिए आरोप लगाना कि जिन कामों में ये फेल हुए। आज ये सरकार में बैठे में 2014 से, ये क्यों नहीं बताते कि किसके शासनकाल में देश के ऐतिहासिक जीडीपी में -24% गिरावट आई? आज ये क्यों नहीं बता देते कि 12 करोड़ लोगों की जो है नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, वो किसके शासन में धोना पड़ा? आज ये क्यों नहीं बताते कि देश में हर दिन 38 बेरोजगार और 116 किसान जान दे रहे हैं, अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, वो किसके शासनकाल की उपलब्धियां? आपने तो किसानों के अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, इस देश के बेरोजगारों को नौकरियां, 2 करोड़ साल की नौकरियां देने का वायदा किया था, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का वायदा किया था, लेकिन आपने तो जो है पेट्रोल डीजल के टैक्स बढ़ा करके पूरे विश्व में क्रूड कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, आज भी गिर रहे हैं, और आज भी आप बीते 2 दिन से लगातार बढ़ा रहे हैं। ये बात करते हैं कि हमने जो है एमएसपी का बजट बढ़ा दिया, ये क्यों नहीं बताते हैं कि साल का 5 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से एक्साइज और वैट बढ़ा करके कमा रहे? क्यों नहीं आज तक जीएसटी में आपने शामिल किया पेट्रोल डीजल को? क्यों किसान को 1.5 लाख से ज्यादा देश भर के किसान को जो है डीजल के ऊपर पैसा भरना पड़ता है? उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन उस पर अपनी पीठ थपथपाएंगे अपना प्रचार करके। किसान को अपने 2000 रुपए दे दिए 3 महीने में। 12,000 किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उस पर सवाल पूछने वाला, उसके लिए जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी है इस आंदोलन में, वो किसकी जिम्मेदारी? ये किसकी उपलब्धि है? इस पे भी जरा पीठ थपथपा दें अपनी, लेकिन सरकार बोलेगी नहीं। सरकार इतनी नहीं, सरकार बोलेगी, सरकार बोलेगी। अभी सुन लीजिए, ह्यूमन काइंड में, इंसान के इतिहास में, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी महामारी इस दुनिया में चल रही है, बावजूद उसके चीजें लाइन पर हैं। मैं बिल्कुल अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा। आपने 58 साल राज किया, 58 साल आपने राज किया, बावजूद आप किसान के अकाउंट में 60 पैसे नहीं डाल सके। हाँ, मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी से लेकर तमाम चीजों पर हम बजट बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं
उतना नहीं है जितना होना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए। हाँ, मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा। आप कहते हैं, आप मेरे देश की -24 की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात कर लीजिए। हाँ, मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा। इस दुनिया में 130 करोड़ का देश होने के बावजूद भी कोरोना को किस तरीके से मैनेज किया गया, हाँ, मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा। मैं नहीं थपथपा रहा अपनी पीठ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस सिचुएशन में ये देश और दुनिया इस समय है, ऐसा इंसान के जीवन में कभी आया नहीं, किसी भी एक पीढ़ी में। बावजूद उसके आप मुझे एक चीज बताइए, आप तो लंबे समय तक सरकारों में रहे हैं, एक ही परिवार, पहले दादाजी, फिर उनकी बेटी, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, वो उतने प्रधानमंत्री बने। आप भी तो अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन गिनाइए ना। मैं गिनाऊंगा अपना कंट्रीब्यूशन। अगर इस देश में आज एक दिन में 32 किलोमीटर सड़क बन रही है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरी सरकार का। आज इस देश में अगर कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिजिनस को लेकर बात चल रही है, बिल्कुल मैं नहीं बात करूंगा नहीं पर शिवम, मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ूंगी, लेकिन हम ये कह दें कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। ये नहीं हो सकता। आज जहां पर आपको जो भारत मिला, उससे पहले का काम कांग्रेस ने किया। बिल्कुल नहीं, मैंने देखिए पूजा जी, मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज नहीं कहा। नहीं, चाहे कंप्यूटर को लाने मैं क्या कहता हूं, तमाम कोशिशें बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये तो हो ही नहीं सकता कि एक देश में सरकार 58 साल सरकार रही हो और उसने कुछ ना किया हो, वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि रफ्तार की बात कर लीजिए, आज की सिचुएशन के बाद की बात कर लीजिए, चीजों के सोशल वेलफेयर की बेहतरी की बात कर लीजिए। चलिए बात फिलहाल तो किसान के हित की कर लेते हैं। शशांक यादव कुछ कहना चाहते हैं। शशांक जी बोलिए। शशांक जी, चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, जरा टीम एक बार चेकआउट कर ले फटाफट से, क्योंकि ब्रेक पर फिर से हमें जाना होगा। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल सबसे ज्यादा रह जाता है कि कल की बातचीत में फिर अब होने क्या वाला है। अजय जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब दोनों तरफ से, एक तरफ सरकार कह रही कि हम देखिए कितना सॉफ्ट है किसानों को लेकर, दूसरी तरफ जैसा आपने भी जिक्र किया किसान बड़ी डिप्लोमेटिक बात कर रहा है आज, तो जब दोनों तरफ से एकदम चीजें क्लियर है तो फिर कल बातचीत में होगा क्या? देखिए, कल से फिर से एक बैठक होगी और ये लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे और दोनों के स्टैंड क्लियर है। तो मुझे लगता है कल की बातचीत भी बेनतीजा ही निकलने वाली है, कुछ नहीं निकलेगा। और इस बात का अंदाजा राकेश टिकैत को है कि बेनतीजा निकलेगी, इसलिए 2024 तो ये मई 2024 की बात करके इसका क्या मकसद है? इसका मतलब यह है कि किसान ने तय कर लिया है कि वो सरकार को बदलेगा, सीधी सी बात। इसका मतलब यही हुआ और बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है। बिल्कुल समझ रही है। मैं एक काम करता हूं, आज ही इसी चैनल पर रिपीट करके जाता हूं, 2021 में ही 2022 में ही उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, इसी पर आऊंगा, उसके बाद इस चीज को वापस लेना, उसके लिए भी एक साल है। दूसरा, नेशनल इलेक्शन 24 में है, किसानों के फैसले की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि 2024 में मैं क्या कहता हूं, मैं 24 में भी आऊंगा आपको, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, भगवान करे दोनों में से किसी को कोरोना हो ना, 2024 में भी आप यही रहेंगे। 14 में भी बात हुई थी, 19 में भी बात हुई थी, आगे भी बिल्कुल तैयार है। अरे किसान हमारे हैं, हम किसान के, हम मैनेज कर लेंगे, सेटल कर लेंगे दोनों में, कोई चिंता मत देखिए। बिल्कुल फिर आपके पास शशांक जी, मैं केवल शिवम भाई से एक सवाल कर रहा हूं। आपने कहा कि 1300 से 1900 रुपए का एमएसपी हो गया गेहूं का, मैं कह रहा हूं कि 40 रुपए से 76 रुपए पहुंच गया डीजल, किसान की लागत बढ़ गई। और दूसरा ये मेरा सवाल है, क्या खाद्यान्न और खाद्य उत्पाद को एक साथ जोड़ा जा सकता है? क्या केंद्र सरकार को अधिकार था कि वो किसी कानून पर, देखिए अगर ऐसी बात करेंगे तो पेस्टिसाइड्स की कीमत बढ़ गई, बीज की कीमत बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, मैंने कब मना किया, बिल्कुल बढ़ गई, लेकिन आज के हालात देखिए ना, बिल्कुल बढ़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसान ने देश के आपको लगातार बताया है। साहब जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है, किसानी तो महंगी हो चुकी है। आप कुछ कहना चाहते जल्दी से फटाफट से? हाँ, मैं ये कहना, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जो चीजें बढ़ने की बात हो रही हैं तो लागत भी बढ़ने की बात देख लें। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि कोई भी विपक्षी आसपास वाले लोग, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल सरकार के कंधों पर है और जिम्मेदारी ये है कि फिलहाल किसानों को मना लिया जाए, क्योंकि एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ देश का अन्नदाता अपने खेतों को छोड़कर, जो उसके लिए सबसे बड़ा ईष्ट है, भगवान है, उनको छोड़कर आज सड़कों पर बैठा है और कह रहा है कि मई 2024 के लिए तैयार हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए। नमस्कार।